नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट वन शॉट वीडियो आप सभी को कराने वाला हूं। एक ऐसी वन शॉट वीडियो जिसमें सिलेबस के पूरे टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म किए जाएंगे। यह वीडियो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आपको हमारी इन्हीं वीडियो से छपे मिल जाएंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन पेपर के फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहां पर कराऊंगा। 2 से अधिक स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन यहां पर आपको कराऊंगा, कथन कारण वाले भी क्वेश्चन आपको यहां पर करा दूंगा, मिलान वाले भी करा दूंगा, सिंपल वाले भी आपको क्वेश्चन करा दूंगा। यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि जितनी भी एनसीईआरटी की ऐसी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जहां से क्वेश्चन बनने की अति संभावना बहुत अधिक है, उन सभी क्वेश्चन को आपको इसी वीडियो में करा दूंगा। रही बात पीवाईक्यू क्वेश्चन की, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इस वीडियो में बहुत सारे आपको कराने वाला हूं और उन क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, जहां से कई बार पेपर में हूबहू क्वेश्चन थोड़े से घुमा करके पूछे गए हैं या अलग प्रकार से पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी बीच बीच में आपको करा दूंगा। पेपर देने से पहले एक अंतिम रिवीजन वीडियो आप लोग कह सकते हो, क्योंकि पूरा रिवीजन मैं आपको करा दूंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग स्ट्रेट किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ता है? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जल संधि जो है ना, वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। भारत के जो राज्य होते हैं, गवर्नर जिसे राज्यपाल बोलते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 155 अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अटलांटिक महासागर के संबंध में। क्वेश्चन किससे पूछा है? अटलांटिक महासागर के संबंध में पूछा है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी वर्णमाला के यस अक्षर के आकार का है। इसकी तटरेखा अत्यधिक दंतुरित एवं अनियमित है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपयुक्त में से आपको कथन आपको चुनने हैं। लेटेस्ट पेपर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पेपर में एग्जामिनर अब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में बना रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को पेपर के दिन मिल जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। अटलांटिक महासागर की बात की गई है। पहली बात, सबसे बड़ा महासागर यह नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर आपका हो जाएगा। कौन सा? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। तो ए यहाँ पर कैसा हुआ? गलत हुआ। विकल्पों में आपको फटाक से जाना है, ए को हटा देना है। जहां जहां पर आपको ए दिखे उसको हटाओगे तो उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। यही काम आपको पेपर के क्वेश्चन के साथ भी कर लेना है, तभी आप लोग 1 नंबर पा सकोगे। ठीक, बात यहाँ पर क्लियर हो गई। 2 से 3 बातें और इस क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट है। यस अक्षर का आकार का आपका ऐसे अटलांटिक महासागर है और इसकी जो तट रेखा है दंतुरित, दंतुरित का मतलब होता है दांतेदार। मैं एक चित्र बना करके आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार की, जैसे अपने दांतों का गैप होता है ना, वैसी इसकी तटरेखा है। अनियमित है, कटी फटी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पत्तन प्राकृतिक पोताश्रय पाए जाते हैं और दुनिया का सबसे व्यस्त है। ये बात करेक्ट है। BCD यहाँ पर करेक्ट बातें हो जाएंगी। और अटलांटिक महासागर से बहुत सारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अटलांटिक महासागर से 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। पहले नंबर पर प्रशांत है, दूसरे पर अटलांटिक है। अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी, अटलांटिक महासागर की तटरेखा दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा है जो प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं। सीटेट 2012 में पूछा था,
अटलांटिक महासागर के बारे में। अंग्रेजी के यस अक्षर का आकार का है करेक्ट। तटरेखा सरल रेखीय निर्वाद नहीं है, मैंने क्या बताया, दंतुरित है, अनियमित है, कटी फटी है इसकी तटरेखा। दंतुरित है, दांतेदार है, ठीक है ना, और कैसी है, ठीक, सरल और रेखीय नहीं है। बात बी की गलत हो गई, तो बी आपको देखने को मिला, बी आपने यहाँ पर हटा दिया, तो ए सी आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। व्यस्त है महासागर, ये बात करेक्ट है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने फिर पुनः 2013 में पूछ लिया। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि क्या हो जाएगा, तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। दंतुरित शब्द इंपॉर्टेंट है, दांतेदार इसका मतलब होता है। बात क्लियर हो गई, ठीक। एक और क्वेश्चन उसने पेपर में पूछा था 2021 में, लगातार पूछता ही रहा एग्जामिनर अटलांटिक महासागर के बारे में, तो यहाँ पर जवाब सी हो जाएगा। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है, ठीक है ना। बात यहाँ पर क्लियर हो गई, थ्योरी भी बता दी, जुड़े हुए क्वेश्चन भी करा दिए। अब एक छोटी सी बात बता दूं, फिर सारे क्वेश्चन को कराऊं। जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, वो लोग यहाँ पर ये जानकारी देख पा रहे हो, जुड़े हुए क्वेश्चन आपने अपनी आंखों से देखे और ये वाली थ्योरी आपने यहाँ पर देखी, ये आप लोग प्राप्त कर सकते हो। पेपर से पहले आप लोग खुद से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। गारंटी इस बात की है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 वर्षों से मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरा अनुभव है। और ये आप तक पहुँचेगा कैसे, आपको ये मिलेगा कैसे, जी हाँ, ये आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, जो मैंने खुद से नोट्स ये तैयार किए हैं आप सभी लोगों के लिए। नोट्स के साथ PYQ क्वेश्चन ऑल ईयर्स का आपको मिल जाएगा। PYQ 2011 से 2026 तक के इसमें रहेंगे, ऑल ईयर्स रहेगा। जैसे आपने देखा चैप्टर की थ्योरी NCERT कंप्लीट, फिर PYQ आप ले सकते हैं। ये नोट्स फ्री में किसी को भी नहीं मिलेगा। नोट्स का ऑफर में प्राइस 299 कर दिया गया है, ये 399 वाला था, इसको रिमूव किया, 299 में आप लोग ले सकते हो। दिए गए नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। फ़ायदा क्या रहेगा, पेपर का अंतिम दौर है, आप सभी को पता है। 5 से 6 घंटे का भी आपके पास टाइम हो लगातार पढ़ने का, तो 5 से 6 घंटे में पूरा सोशल साइंस 60 नंबर की कवर कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी 60 नंबर की तैयारी हो जाएगी। पेपर देने से पहले एक बार रिवीजन आप लोग खुद से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध किस गढ़ या कुल से संबंधित थे। ये शाक्यगढ़ से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बात करेक्ट हो जाएगी। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग में है भारत का क्षेत्रफल, ये भी बात सत्य हो जाएगी। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अंश नॉर्थ से 37 डिग्री 6 अंश नॉर्थ है, ये भी बात करेक्ट। भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 7 अंश ईस्ट से 97 डिग्री 25 अंश ईस्ट तक का है, ये भी बात सत्य है। चारों बातें यहाँ पर सत्य दी गई हैं। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन वाला, सभी सही यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान एवं उपयोगी उत्पाद में बदलने की क्रिया किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कच्चा माल है ना, क्या है, कच्चे माल को मूल्यवान माल में कन्वर्ट कर दोगे तो वो द्वितीयक क्रिया में आएगी। जैसे कच्चा माल आप लोग जैसे गेहूँ से आप लोग आटा बनाओगे, ठीक है ना, जो कि ये भी मूल्यवान बन गया, एक बात ये हो गई। और मैं उदाहरण की बात करूं द्वितीयक क्रिया की, जैसे मैंने कपास की बात की, कपास ये आपका कच्चा माल हो गया, कपास से आपने वस्त्र बना लिए, ठीक है ना, ये भी हो गया। उसी प्रकार जैसे खेत में गन्ना होता है, ये कच्चा माल है, गन्ने से चीनी बन गई, ये आपकी द्वितीयक क्रिया में आ जाएगी, ठीक है ना। गन्ना प्राथमिक है, ठीक, ये बात मूल्यवान क्रिया में बदलती है तो वो आपकी द्वितीयक क्रिया कहलाती है, ठीक। प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष पर्यावरण से जुड़ी होती है, डायरेक्ट पर्यावरण से आपकी ये जुड़ी होती है, इसमें थोड़ा मूल्यवान बनाना पड़ता है चीज़ों को। तृतीयक क्रिया आपकी तृतीयक क्षेत्र वाले, जैसे यातायात है, बैंकिंग है, परिवहन है, ये सारी चीज तृतीयक में आती है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, द्वितीयक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है,
महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग, घर छोड़ने पर अधिक बल दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने बल दिया था, बात सही हो जाएगी। कारण क्या था उनका? उनका मानना था कि सांसारिक बंधनों और घर से मुक्त होकर संग में रहकर ही व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दोनों की बातें यहाँ पर कैसी हो जाएंगी? सही हो जाएंगी, कथन और कारण दोनों। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है प्रायद्वीपीय पठार की। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, बात करेक्ट है। इसके उत्तर पश्चिम में विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली, राजस्थान वाली अरावली स्थित है। पश्चिमी घाट एक समान सतत है, जबकि पूर्वी घाट टूटा फूटा व असमान है। यह पठार कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों में अत्यंत समृद्ध है। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर सारी बातें कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सागर की सतह से नीचे स्थित मानाकी पर्वत, मनाकी या हवाई द्वीप, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक है, किस महासागर में है? यह प्रशांत महासागर में है, मनाकी पर्वत या हवाई द्वीप। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे बाद में स्तूप बनाकर चिन्हित किया गया? तो बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था। बोध गया में बुद्धत्व को उपलब्ध हुए थे, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कहाँ पर हुए थे? बोध गया में प्राप्त हुए थे। कुशीनारा में महापरिनिर्वाण या मृत्यु इनकी घटित हुई थी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे। ठीक। अगला देखो क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है, कथन कारण वाला छोटा सा आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको सुन लेना है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास का समुद्री विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र में गिने जाते हैं। कारण क्या है? जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी महासागरीय जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहाँ पर जो प्लवक प्रचुर मात्रा में विकसित होता है, जो मछलियों का सर्वोत्तम भोजन है। यानी कि मछलियों का भोजन वहाँ पर विकसित हो जाता है। जहाँ पर ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं, तो वहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं। अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास का समुद्री क्षेत्र ये फेमस माने जाते हैं। यहाँ पर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मछलियों का भोजन तैयार हो जाता है। जापान का आसपास का क्षेत्र हो गया, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है, जो नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहाँ पर मछलियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, 19वीं सदी में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब किसने लिखी थी? ये किताब ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। किसने? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी। ठीक, बात करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है, भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के उत्तर के मैदान के बारे में। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जैसे मैं भारत का यहाँ पर बनाऊँ इस प्रकार से, ठीक, ऐसे समझ लो आप लोग। ये उत्तर का मैदान यहाँ पर है आपका, और यहाँ पर ये आपका हिमालय है। ठीक है ना। हिमालय के दक्षिण में, क्योंकि दिशाएं आपकी कैसी होती हैं, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अर्थात ये है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, तो नीचे की तरफ दक्षिण, हिमालय के दक्षिण में है उत्तर का मैदान। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेप से आपका बना है। अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ और पथरीला क्षेत्र है।
क्या उत्तरी मैदान ऊबड़ खाबड़ और पथरीला क्षेत्र है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो एक उपजाऊ क्षेत्र है। बात यहाँ पर सी हो गई गलत आपकी, ए बी तो करेक्ट है, सी गलत है। कृषि के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व कैसा है? अधिक है, पथरीला नहीं है, उपजाऊ मैदान है। नदियाँ यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं और यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो सी कैसा हो गया दोस्त? सी यहाँ पर आपका गलत हो गया। ऑप्शन में से सी को आपको रिमूव करना है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, प्राचीन काल में जैन धर्म को मुख्य रूप से व्यापारियों का व्यापक समर्थन और संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राचीन काल में क्या था? जैन धर्म जो है था ना, इसको व्यापारियों का समर्थन और संरक्षण प्राप्त था। इसका कारण क्या है? किसानों के लिए जैन धर्म के अहिंसा के कठोर नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए कीड़ों मकोड़ों को उनको मारना पड़ता था। तो ऐसे क्या हो जाती थी? हिंसा हो जाती थी, छोटे छोटे कीट पतंगों की मौत हो जाती थी। तो यहाँ पर इसलिए व्यापारियों का समर्थन जैन धर्म को प्राप्त था, ठीक है ना, क्योंकि किसान खेती करेगा, उससे जीव जंतु मर जाएंगे, छोटे छोटे खेत वाले, तो उससे हिंसा हो जाएगी। इसलिए जो व्यापारी वर्ग था वो तो व्यापार करता था, उसमें कौन सी हिंसा थी? इसलिए प्राचीन काल से ही जैन धर्म का समर्थन व्यापारियों का प्राप्त था। ठीक, दोनों बातें कैसी दी गई हैं? करेक्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार होता है? तो विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के विधायकों द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जिसके जितने पास अधिक विधायक होंगे, जो जीत कर आए होंगे, ठीक है ना, उसी से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, उच्च ज्वार हाई टाइड के बारे में। उच्च ज्वार के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, बात करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब उच्च ज्वार आते हैं तो वो नौ संचालन में तीव्र गति लाते हैं, ठीक है ना। जो जहाज होते हैं पानी के, उनकी गति बढ़ जाती है उच्च ज्वार में दिशा के हिसाब से। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है, जिससे जहाज बंदरगाह पर सरलता से पहुंच जाते हैं। दोनों बातें सही हो गई। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जिससे मछुआरों को लाभ होता है। ठीक, सभी बातें कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी उच्च ज्वार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, भारत का उत्तर से दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुल कितना विस्तार है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अर्थात उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? कितना हो जाएगा? 3200 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर? यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये वाले विस्तार की बात यहाँ पर की गई है। एक ये विस्तार होता है, ठीक है ना, ये विस्तार आपका है 3200 और ये वाला है आपका 2900। ठीक, तो 3200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, कथन और कारण का है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में समुद्र में सबसे ऊंचे बृहद ज्वार उत्पन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। इन दिनों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जिससे उनका सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक खिंचाव पैदा करता है। ठीक है, तो बृहद ज्वार आते हैं। बृहद ज्वार कब आते हैं? जब सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब आते हैं बृहद ज्वार। ठीक है ना, क्या आता है? बृहद ज्वार, क्योंकि इन तीनों का सम्मिलित रूप से क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बृहद ज्वार आते हैं। बात इंपॉर्टेंट है। और एक समकोण स्थिति ऐसी बनती है, ऐसी और ऐसी, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में लघु ज्वार आते हैं। पेपर में इस चित्र से भी क्वेश्चन बना करके एग्जामिनर ने पूछा है, अभी दिखा दूंगा। तो दोनों बातें कैसी हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। एग्जामिनर ने विगत वर्षों में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, उसने एक तो ये वाला चित्र बना करके दे दिया, फिर कहा दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए, बताइए यह क्या दर्शाता है। यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर सूर्य, ये स्थिति बना रहा है समकोण। समकोण स्थिति के दौरान क्या आते हैं? लघु ज्वार आते हैं। कैसे?
लघु ज्वार भाटा आपके आते हैं। बृहद कब आएगा? बृहद जब आता है जब तीनों एक सीध में होते, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तीनों एक सीध में होते, तब बृहद ज्वार भाटे आपके आते हैं। इस बात को यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ ताकि कोई डाउट और दिक्कत ना बनी रहे। सबसे पहले हम ज्वार भाटा से ही शुरू करते हैं। ज्वार भाटा दिन में नियम से 2 बार आता है। जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। उठते जल को ज्वार कहते हैं, गिरते जल को भाटा कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। बृहद ज्वार भाटा की बात यहाँ पर कर लेते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार या बृहद या बड़े ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार बोलते हैं। आकृति में इस प्रकार से दिखाया गया है बृहद ज्वार को, जब तीनों एक सीध में ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। लघु ज्वार कैसा बनता है? समकोण ऐसी आकृति बनती है, तब लघु आते हैं। कैसे? लघु आते हैं और यहाँ पर दीर्घ बड़े आएंगे। लघु की मैंने बात आपसे कर ही ली, क्योंकि ये जब चांद अपने प्रथम चतुर्थांश अंतिम में होता है, चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिससे लघु या निम्न ज्वार आते हैं। समकोण स्थिति यहाँ पर होती है। यहाँ पर चित्र में आपने देख लिया, यहाँ पर पृथ्वी बल लगा, यहाँ पर चंद्रमा बल लगा रहा है अपनी तरफ, यहाँ पर सूर्य बल लगा रहा है पृथ्वी से जल जो है ना सागरों में, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में लघु ज्वार आते हैं। ठीक, बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर भाई पृथ्वी है, चंद्रमा भी अपनी तरफ बल लगा रहा है, सूर्य भी बल लगा रहा है, तो बड़े बड़े ज्वार आएंगे। दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी यहाँ पर, अब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन जुड़े हुए बात कर लेते हैं। महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है ना। दोबारा से क्वेश्चन पूछा, महासागरीय जल के लगातार उठने गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ये क्वेश्चन तो कर ही लिया। एक ये क्वेश्चन था, पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। बात सही है, क्योंकि उसी टाइम में ये तीनों एक सीध में होते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। बात सही हो जाएगी, सही व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। ठीक, ये बातें हमने आपको यहाँ पर बता दी। आशा करता हूँ चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। जिनको भी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जितने भी मित्रों ने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है परंतु लाइक नहीं किया है, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, और अपनी जगह की कुछ फेमस जानकारी भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने भी नए लोग वीडियो को देखेंगे एक कमेंट आपके देख पाएंगे, वो भी जानकारी को शेयर करेंगे, आप भी जानकारी को शेयर करेंगे, ताकि एक दूसरे को वहाँ की नॉलेज हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, कर देना कमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट 4 विकल्प सेम टू सेम पेपर में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। इन स्टेटमेंट का ये भी फ़ायदा है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको जैसे एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 लाइनें आपको पता चल जाएंगी, ताकि क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत ना हो। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संदर्भ में है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। हमारा जीवन कष्ट और दुखों से भरा है, जिसका मुख्य कारण हमारी तृष्णा और लालसाएं हैं। बिल्कुल करेक्ट कहते हैं भगवान बुद्ध। बुद्ध कहते हैं जो हमारा जीवन है वो कष्ट और दुख से भरा है, और इसका कारण क्या है? हमारी चाहत। अगर आप लोग चाहत करोगे तो दुख मिलेगा, चाहत की तो दुख मिलेगा, लालच करोगे तो दुख मिलेगा, तृष्णा करोगे तो दुख मिलेगा। हाँ, इनसे दुख पैदा होता है। आत्म संयम अपनाकर मनुष्य इस अत्यधिक लालसा से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग अपनाओ। ठीक, उन्होंने मनुष्यों को दयालु होने और जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी है। बात करेक्ट है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। क्या बात आपकी सही हो जाएंगी? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। चारों की चारों बातें यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं बुद्ध की शिक्षा के बारे में, राइट हो जाएंगी। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है? कृषि जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ये प्राथमिक हो जाएगी। मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन करना, ये सब कुछ प्राथमिक में आता है। खनन, अधिग्रहण, ये भी प्राथमिक में, ये भी प्राथमिक में। लेकिन व्यापार ये तृतीयक में आता है। किसमें? तृतीयक में आता है आपका व्यापार।
ये प्राथमिक में नहीं आता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? व्यापार यहाँ पर जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कहता है महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में, महासागर की जलधाराओं के संबंध में क्वेश्चन है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ठंडी धाराएं, लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक ठंडी जलधारा है। जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बनता है। ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता दिया हूं। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ लेनी है, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और लेब्राडोर कैसी है? एक ये ठंडी है, ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म है। यहाँ पर उल्टा किया गया, ठंडी गर्म, ठीक। तो बी आपका गलत हो गया, बी को आपको हटाना है, हटा दिया। ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए और सी, ठीक। बात क्लियर है। ठंडी धाराएं और गर्म, मैं सबसे पहले गर्म धारा की बात कर लेता हूँ। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के आसपास ही आपकी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, तो गर्म क्षेत्र होता है आपका उष्णकटिबंधीय इलाका, जिसको बोल सकते हैं। ठंडी जो धाराएं होती हैं, जो ठंडी धाराएं होती हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर उत्पन्न होती है, निम्न अक्षांश की ओर जाती हैं। निम्न अक्षांश बोले तो बीच वाली भूमध्य रेखा की तरफ जाती हैं, ठीक, उष्णकटिबंधीय की तरफ जाती हैं। और गर्म रेखाएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं, गर्म रेखाएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, ठीक। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना या गुरु के समीप बैठना, उपनिषद का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, ज्वार भाटे से संबंधित मैंने आपको करा दिया है। अगला देख लो। अगला यहाँ पर कहता है उपनिषद काल के दार्शनिक चिंतकों के संदर्भ में क्वेश्चन है। उपनिषद काल के दार्शनिक चिंतकों के संदर्भ में उपनिषदों की बहसों और चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश विचारक पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये बात करेक्ट आपकी दी गई है। इन दार्शनिक चर्चाओं में गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्री जैसी विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है उपनिषद काल में, ठीक है। निर्धन व्यक्तियों में सत्यकाम जावाल एक प्रसिद्ध अपवाद थे, जिनका नाम उनकी दासी माँ जवाली पर पड़ा था। ये तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। तीनों स्टेटमेंट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न्यू अपडेटेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जो पेपर में अभी तक नहीं आए लेकिन आने की संभावना है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी विदुषी महिलाएं हैं? गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, उपनिषद काल की। लेकिन परंतु अधिकतर पुरुष भी आपके रहते थे। और एक अपवाद भी देखने को मिला, निर्धन व्यक्ति सत्यकाम जावाल था, जिनका नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखो, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहते हैं? दक्षिणी श्रेणी को क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं क्या? ठीक है ना, क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारत का उत्तरी मैदान सघन आबादी वाला है। उत्तर मैदान एकदम बारीक मिट्टी से बना है, उपजाऊ है, नदियाँ भी हैं, जलोढ़ मिट्टी है। कारण क्या बोलता है कि घनी आबादी वहाँ पर क्यों है? वहाँ पर अधिक जनसंख्या है, क्यों है? देखो, कथन कारण वाले क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, पेपर में आएगा। आपने कथन पढ़ लिया, ये दोनों पढ़ लिए, परंतु अब डाउट में हो कि सही व्याख्या नहीं करता है, करता है, कैसे पता आप लोग करोगे कि सही व्याख्या वाला है? क्योंकि एक शब्द जोड़ लेना, क्योंकि एक शब्द आप लोग जोड़ करके देख लेना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, भारत का उत्तरी मैदान सघन आबादी वाला क्षेत्र है, अर्थात बहुत गहन जनसंख्या वहाँ पर है, बहुत सघन जनसंख्या है, आबादी वहाँ पर अधिक है। कारण क्या है? क्योंकि यह मैदान नदियों द्वारा लाए गए बारीक जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित समतल क्षेत्र है, जो कृषि एवं परिवहन के लिए अत्यधिक अनुकूल है। जनसंख्या सर्वाधिक वहाँ पर निवास करती है जहाँ पर खेती करने योग्य जमीन हो, जैसे समतल क्षेत्र, परिवहन का साधन हो, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसलिए दोनों कारण यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आपके सामने दिया गया है, जैन धर्म और वर्धमान महावीर की शिक्षाओं के संबंध में यहाँ पर आपको पढ़ना है। पढ़ लेते हैं। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ये जैन धर्म में कहा गया है। अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए और किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, ठीक।
किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यधिक कठिन था क्योंकि उन्हें फसलों की रक्षा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। जैन धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का भारी समर्थन मिला था। ये चारों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। ऑल ऑप्शन मतलब कि ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी दो प्रमुख नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? दो नदियां, नर्मदा और तापी। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से होकर के बहती है ना। और ये वाटरफॉल का भी निर्माण करती है, धुआंधार है, ठीक है ना। तो नर्मदा और तापी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों ने अपने उपदेश और शिक्षाएं प्राकृत में दी थी। प्राकृत में दी थी। एनसीईआरटी में लिखा है कि प्राकृत में दी थी, लेकिन अन्य किताबों में जो महावीर स्वामी है ना, उनकी शिक्षा पाली में बताई गई है, पाली में बताई गई है। और बुद्ध की तो प्राकृत में है ही। दोनों ने क्या प्राकृत भाषा में दी है, ठीक। और प्राकृत भाषा उस समय एक जन सामान्य की भाषा थी, जन साधारण बोलचाल की भाषा थी, जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। तो इसलिए दोनों ने इसी भाषा का प्रयोग किया। पहला कथन, पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के निकट में पाए जाते हैं, बात करेक्ट। यहाँ पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान रहता है, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। इन वनों में पेड़ों का अपनी पत्ती गिराने का कोई निश्चित मौसम नहीं होता है। रोजवुड, आबनूस और महोगनी यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। अब सही विकल्प आपको पहचानना है। चारों बातें यहाँ पर कैसी दी गई हैं? करेक्ट दी गई हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। यहाँ पर डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। परंतु आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करो, एग्जामिनर ने वनों से संबंधित ढेरों क्वेश्चन पूछे हैं, उसने हमेशा कुछ ना कुछ कथनों में गड़बड़ी की है, जिस कारण आप लोग कर नहीं पाते हो। यहाँ पर इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। उष्ण शब्दों को नोट किया करो। उष्णकटिबंध कौन सा इलाका होता है मेरे मित्र? जो कर्क और मकर का जो बीच का क्षेत्र होता है, जहाँ पर गर्मी भयंकर पड़ती है, वही उष्णकटिबंध होता है। तो उष्णकटिबंध हो गया। तो ये वन कहाँ पर होंगे? भूमध्य रेखा, क्योंकि बीच वाली रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा बोलते हैं। उष्णकटिबंध और भूमध्य रेखा के निकट ये वन आपके पाएंगे। जहाँ पर ये कर्क और मकर होती है, यहाँ पर बारिश भी तो होती है ना, पूरे वर्ष बारिश होती है और तापमान भी उच्च रहता है, क्योंकि बीचों बीच में धूप आपकी बहुत अच्छी लगती है, अर्थात यहाँ का क्षेत्र गर्म होता है। उष्णकटिबंध का मतलब ही क्या होता है? उष्ण, गर्मी, तो तापमान उच्च रहेगा ही रहेगा। थोड़ा सा ज्योग्राफी में कॉमन सेंस का यूज किया करो, ठीक। बातें आपकी चारों सही दी गई हैं। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और कई प्रकार के वन हैं, उनको यहीं पर एक साथ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं इसकी थ्योरी की बात करता हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से क्वेश्चन है, ए और बी करेक्ट है। भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध के पास में उगते हैं, गर्म क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, ठीक। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, अर्थात भूमध्य रेखा के पास में क्यों उगते हैं? भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। सेकेंड जवाब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उसने पूछा कि भाई वनों के प्रकार की पहचान करो। वन सघन है, साल भर वर्षा यहाँ पर होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी उसमें शामिल है। भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास में पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार हो जाएगा। ये फोर्थ विकल्प हो जाएगा। शीतोष्ण नहीं होगा, ना ही पर्णपाती होगा। पर्णपाती जो पत्ते अपनी झाड़ देते हैं उनको पर्णपाती बोलते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं। कहीं पर एग्जामिनर ऐसे मिलान से भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना, डायरेक्ट भी पूछ लेता है, एक से अधिक स्टेटमेंट से भी पूछ लेता है। ये PYQ क्वेश्चन है आप लोग जो यहाँ पर देख पा रहे हो। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए कुछ बातें मैं थ्योरी के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यहाँ पर है आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इन वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बोलते हैं। भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध के पास में उगते हैं, पूरे वर्ष वर्षा होती है, क्षेत्र आपका गर्म होता है।
मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता है, पूरी तरह से पत्तियां नहीं झड़ती हैं और यहाँ पर घने वृक्ष होते हैं जिस कारण सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी वन आपके हो जाएंगे। पृथ्वी के फेफड़े प्रतीत होते हैं। एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। जहां पर पर्णपाती लिखा हो उसका मतलब होता है पत्तियां झाड़ देते हैं मौसम में, ठीक। और ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। साल, सागवान, नीम, शीशम शामिल है। शीतोष्ण में क्या होता है, शीतोष्ण सदाबहार वन में ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक। इसमें बांच, चीड़, यूकेलिप्टस आपके शामिल किए गए हैं। दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है शीतोष्ण पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब जो पत्ते अपनी झाड़ दें, शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं। और यहाँ पर फीजेंट और मोनाल पक्षी फेमस है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये खुद से भी पढ़ सकते हैं। जितने भी मित्रों के पास नोट्स हैं तो एक बार मैं उनसे कहूँगा आप लोग पढ़ लेना, वैसे भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, उपनिषदों के प्रसिद्ध विचारक सत्यकाम जावाल को किस ब्राह्मण ऋषि ने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। सत्यकाम जावाल है ना एक दरिद्र बताया गया है ना। तो इसका गुरु कौन था, गौतम थे, है ना। गौतम ऋषि ने सत्यकाम जावाल को स्वीकारा था, ठीक है ना। और ये सत्यकाम जावाल बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान हुए। राइट आंसर गौतम ऋषि यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, कहता है अमेजन बेसिन के वर्षा वनों का धरातल हमेशा प्रकाश रहित और नम रहता है। क्योंकि अमेजन बेसिन के वन के जो जंगल है ना बहुत घने हैं, वहाँ पर प्रकाश पहुँच नहीं पाता है धरातल तक, इसलिए वहाँ का धरातल प्रकाश रहित और नमी वाला रहता है। नमी वहाँ पर अधिक रहती है। सही बात है। क्यों प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, क्यों नमी रहती है वहाँ पर, कारण क्या है, यहाँ के वृक्ष इतने सघन होते हैं कि उनकी शाखाएं और पत्तियाँ मिलकर आकाश में एक छोटी छत्र, कैनोपी जैसी छत बना देती हैं, जिससे सूर्य की किरणें भेद नहीं पाती हैं, अर्थात धरातल तक प्रकाश पहुंच नहीं पाता है। इसलिए दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। आपने यहाँ पर समझा कथन और कारण वाले क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका। क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि प्रकाश रहित क्यों है, प्रकाश आखिर धरातल पर क्यों नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर नमी क्यों बनी हुई है, कारण क्या है। शाखाएं और पत्तियां मिलकर एक ऐसा झुरमुट तैयार करती हैं, एक ऐसा दीवार जैसी संरचना तैयार करती है, मोटी परत बनाती हैं, जिससे कि प्रकाश वहां तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा कहाँ चला गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट है। बौद्ध संघ के प्रवेश नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए क्या क्या नियम थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। बच्चा है तो माता पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी उसको। दासों को अपने स्वामी से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेना अनिवार्य था। संघ में स्त्री और पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ये चारों बातें कैसी दी गई संघ के बारे में, बिल्कुल करेक्ट चारों बातें यहाँ पर दी गई हैं, इसलिए चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैब्राडोर जलधारा किस प्रकार की है, तो ठंडी धारा हो जाएगी। कैसी, ठंडी शीत जलधारा हो जाएगी, ध्रुवों के पास उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है अभिकथन और कारण वाला। मध्यकाल में दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति संतों द्वारा रचित और गीत अत्यधिक लोकप्रिय हुए। जो दक्षिण भारत के संत थे, उत्तर भारत के संत थे, इन्होंने जो भी गीत रचे थे वो अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। लोकप्रिय गीत इनके हो गए थे, उनका कारण क्या है, उनका कारण है कि इन्होंने जो रचनाएं की थी गीतों की वो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में की थी, जो कि आम लोग समझ सकें, अर्थात आम लोगों द्वारा आसानी से गाया जा सकता था, समझा जा सकता था, इसलिए इनके गीत लोकप्रिय हुए थे। तो दोनों बातें आपकी कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपकी दोनों बातें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों एवं संबंधित देशों का कौन सा मिलान सही है।
प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, सही मिलान दिया गया है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका करेक्ट। स्टेपी मध्य एशिया करेक्ट। पैम्पास ब्राज़ील में नहीं है, अर्जेंटीना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्जेंटीना यहाँ पर होना चाहिए। तो डी आपको हटाना पड़ेगा और ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दो बातें आप लोग जान लो। पहली बात, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सवाना अफ्रीका में है आपका, बोलते हैं कंपोस ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को जानते हैं। यहाँ पर बात करें अगर शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल की, पैम्पास, पैम्पास कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया में, डॉन आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बातें मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन कैसे यहाँ पर बनता है आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कौन सा अन्य से भिन्न है? सवाना, कंपोस, लानोस, प्रेयरी। प्रेयरी आपकी भिन्न है। प्रेयरी किस में आ जाएगी? प्रेयरी आपकी आ जाएगी शीतोष्ण में। किस में? शीतोष्ण में आ जाएगी। बाकी ये किस में आ जाएंगे? ये आपके शीत कटिबंध में आ जाएंगे, ठीक है ना, शीत में आ जाएंगे। इसलिए प्रेयरी उत्तरी अमेरिका वाली भिन्न है। एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है मिलान वाला, कंपोस ऑस्ट्रेलिया में है, ये तो गलत दिया गया है, नहीं यहाँ पर मिलान करना है। कंपोस पैम्पास अर्जेंटीना मैंने बताया, ऐसे कर लो मिलान। डॉन ऑस्ट्रेलिया बताया, ठीक, और कैम्पोस आपका ब्राज़ील हो जाएगा, लानोस वेनेजुएला हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका मिलान हो जाएगा, पूछा जा चुका है पेपर में क्वेश्चन आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर किस संघ व कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे? वज्र संघ के लिच्छवी कुल के ये क्षत्रिय राजकुमार थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, कहता है कथन और कारण। कथन को पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सदावार वर्षा वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा के समीप हैं, वर्ष भर यहाँ पर उच्च तापमान रहता है, प्रतिदिन दोपहर के बाद भारी संवहनीय वर्षा होती है, जिससे पौधों को निरंतर नमी मिलती रहती है। बिल्कुल बात करेक्ट हो जाएगी, इसलिए इनको सदावार वन बोलते हैं। तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है भारत से बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म का थेरवाद रूप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में अधिक लोकप्रिय हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार उत्तर पूर्व की ओर चीन, कोरिया, जापान तक पहुंचा। विदेशों में बौद्ध धर्म केवल व्यापारियों के माध्यम से ही फैल सका। केवल शब्द आ जाए तो आप लोग समझ लेना गलत है। ए और बी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्या विदेशों में बौद्ध धर्म केवल व्यापारियों से ही फैला? नहीं, सम्राटों ने इसका फैलाया था विदेशों में। जैसे श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा, पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था, ठीक है ना, तो बात आपको पता होगी। ए बी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पैम्पास शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल किस देश में है? पैम्पोस मैंने अभी आपको बताया, पैम्पोस आपका हो जाएगा कहाँ पर? अर्जेंटीना। कहाँ पर? अर्जेंटीना। भारत आने वाले प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। चीनी बौद्ध यात्री यहाँ पर दिए गए हैं। फासियन लगभग 1600 वर्ष पहले भारत आया था, करेक्ट। वैन त्सांग लगभग 1400 वर्ष पहले आया था, उसने नालंदा में अध्ययन किया था। इतसिंह लगभग 1350 वर्ष पहले भारत आया था। इन सभी तीर्थयात्रियों का मुख्य उद्देश्य बौद्ध पवित्र स्थानों की यात्रा और बौद्ध पांडुलिपियों को एकत्र करना था। सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, सभी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट इस क्वेश्चन के संदर्भ में यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाओं का लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के किस स्थान पर लिपिबद्ध किया गया था? जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पहले वल्लभी नामक स्थान पर आपकी लिपिबद्ध की गई थी। क्वेश्चन यहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट दिया गया है। दक्षिण भारत के नैनार और अलवार संतों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सिलेबस में एक टॉपिक है ईश्वर से अनुराग, जिसमें कुछ भक्तों और सूफी संतों की बात की गई है।
उसी चैप्टर का यह क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप लोग कर लोगे। नैनार और अलवार संतों के बारे में। 7वीं शताब्दी में उभरे नैनार संत शिव के और अलवार संत विष्णु के उपासक थे। पहली लाइन यहाँ पर करेक्ट दी गई है और पहली लाइन से एग्जामिनर ने 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। जो नैनार संत है ना वो किसके पुजारी हैं, तो भगवान शिव के पुजारी अर्थात उपासक हैं। अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक हैं। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। नैनार संतों की संख्या कितनी है, 63 है। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। ये भी तथ्य है, फैक्ट है। ये संत समाज के सभी वर्गों, कुम्हार, किसान, सैनिक, अछूत समझी जाने वाली जातियों से आते थे। नैनारों के गीतों के 2 संकलन तेवरम और तिरुवाचकम हैं, ठीक है ना। तेवरम और तिरुवाचकम नैनारों के गीतों का संकलन है। ये चारों बातें यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। यहाँ पर आपको 4 फैक्ट पता चल गए अलवार और नैनार संतों के बारे में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट अतिरिक्त बातें यहाँ पर जान लीजिए। नैनार और अलवार ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे, दक्षिण भारत के थे। 7वीं शताब्दी में नैनार व अलवार संतों का उदय हुआ। नैनार अर्थात शैव भक्त, अलवार अर्थात वैष्णव भक्त या विष्णु के भक्त। याद कैसे रखोगे, नैनार का मतलब नयन से है। नयन का अर्थ होता है आंख या नेत्र। आप सभी को पता होगा भगवान शिव की तीसरी नेत्र, ठीक है ना। तो नेत्र से आप लोग समझ जाना भगवान शैव के ये उपासक हैं और अलवार वैष्णव संत होते हैं, विष्णु के उपासक होते हैं। और ये संत सभी जातियों से आते थे। आप्रस समझी जाने वाली पुलैया और पनार जाति के भी संत इसमें शामिल थे, है ना। ये आप्रस जाति समझी जाती थी। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ये जो नैनार और अलवार संत थे ये बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के कटु आलोचक भी थे। विष्णु व शिव के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। और ये संत कैसे थे, नैनार और अलवार संत घुमक्कड़ साधु संत थे। ये कहीं पर भी जाते थे, देवी देवताओं की प्रशंसा में कविताएं व रचकर इनको संगीतबद्ध कर दिया करते थे। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है नैनार संतों के बारे में। इनकी संख्या कितनी है, 63 इनकी संख्या है। कुम्हार, कामगार, किसान, सैनिक, ब्राह्मण सब कुछ आते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति नैनार में कौन कौन से हैं, अपार, समंदर, सुंदरार, मणिक व सागर ये प्रसिद्ध नैनार संत हो जाएंगे। और इनके गीतों का संकलन 2 में संकलन है। एक तो है तेवरम, दूसरा है तिरुवाचकम। ये नैनार की बात मैंने कर दी। यहाँ अलवार संतों के बारे में इनके गीतों का जो संकलन है ना उसे दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से थे और इनकी संख्या 12 थी। व्यक्ति पूछा जाता है, पेरी अलवार व्यक्ति हो गया। अंडाल जो थी ना ये फीमेल थी, ये थी आपकी महिला। तोंडर डिप्पोडी भी महिला थी, ये अलवार थी। नम्मालवार भी अलवार संत थे, ठीक है ना। उसके बाद मैं इनसे जुड़े अगर क्वेश्चन की आपके सामने बात करूं तो पेपर में एग्जामिनर ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे। उसने डायरेक्ट पूछा अलवार संत किसके उपासक हैं। अलवार मैंने आपको बताया भगवान विष्णु के उपासक हैं। वहीं शिव के उपासक कौन हो जाएंगे, नैनार संत, ठीक है ना, नैनार संत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है MPPSC के पेपर में। परंपरा के अकॉर्डिंग अलवार और नैनारों की संख्या कितनी है, अलवार 12 हैं, नैनार 63 है, क्योंकि NCERT का फैक्ट है, ठीक, ये बात याद रखना। और पेरी अलवार, अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार, नम्मलवार के गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधम में है। किसमें, दिव्य प्रबंधम है। तेवरम और तिरुवाचकम ये किसका है, ये आपके हो जाएगा किसका, नैनार का, नैनार संतों का हो जाएगा। और ये वाला किसका हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा अलवार संतों का। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी इसलिए मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। एक ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, है ना। तो नैनार और अलवार संत हो जाएंगे। मैं आशा करूँगा नैनार और अलवार वाला टॉपिक पूर्णतः यहाँ पर होता है समाप्त। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि ये अंतिम रिवीजन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक। नोट्स आप लोग ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है। डाउन्स या डाउन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन जिसको लिंगायत के नाम से जाना जाता है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है ना। वीर शैव आंदोलन, ठीक, लिंगायत, लिंग धारण करने वाले लिंगायत कहे जाते हैं। वीर शैव आंदोलन कर्नाटक से शुरू होता है। कहाँ से? कर्नाटक से शुरू होता है। इस आंदोलन की शुरुआत वासवन्ना अल्लभा प्रभु और अक्कमहादेवी ने की थी। बात ये करेक्ट है, पेपर में पूछा गया है। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर बल दिया था। करेक्ट। इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा, कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। करेक्ट। यह आंदोलन मुख्य रूप से तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर केंद्रित पूजा के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया थी। करेक्ट। तो सभी बातें यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएंगी। मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं वो मैंने स्टेटमेंट वाले इसलिए अधिक बनाए हैं क्योंकि पेपर का ट्रेंड यही है, और स्टेटमेंट से कई सारे तथ्य आपके हाथ में लग जाते हैं, आपको पता हो जाते तथ्य जान लेना इंपॉर्टेंट है। शायद ऐसे क्वेश्चन पेपर में बने तो आप लोग कर पाओगे, और नहीं बने तो आपकी थ्योरी, जैसे ये 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट से 4 क्वेश्चन आप लोग पक्के कर सकते हैं, मतलब कि 4 क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट से हो जाएंगे। ठीक, ये बात भी आप लोग ख्याल कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। इस हिसाब से जोड़ लेना कितने क्वेश्चन एक वीडियो के माध्यम से हो जाते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आपके शहर की क्या विशेषताएं हैं। बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो विनय पिटक जो है ना, इसमें संघ, जो बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ था, संघ से संबंधित जितने भी नियम थे वो किस में आते हैं? विनय पिटक में आते हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की जो शिक्षाएं है ना, वो सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं आती हैं। और अधिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत आते हैं ना, दार्शनिक फिलोसफर वाले सिद्धांत आते हैं, दार्शनिक सिद्धांत इसमें आपके दिए गए हैं। और सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बुद्ध का बचपना भी है, और जातक कथा में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां भी आती हैं, पूर्व जन्म की कहानियां। राइट आंसर विनय पिटक यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके सामने कहता है अभिकथन और कारण से संबंधित। भारतीय महामरुस्थल थार में प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। बिल्कुल बात करेक्ट है। इसका कारण क्या है? आखिर वनस्पति क्यों कम पाई जाती है? ये क्षेत्र अत्यधिक शुष्क है, गर्म है, रेतीला है, जहाँ वर्षा की मात्रा नगण्य होती है, अर्थात 0 के बराबर होती है, शून्य होती है, बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति कम पाई जाती है। तो पहला इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। 13वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र में वारकरी भक्ति संतों के संबंध में कौन सा सत्य है? तो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेला का परिवार शामिल था। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, बात करेक्ट दिया गया है। पहला विकल्प, पहला कथन स्टेटमेंट। इन संतों ने सरल मराठी भाषा में अभंग नामक भक्ति गीतों की रचना की। और पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, मराठी के गीतों को क्या बोलते हैं? उनको अभंग बोलते हैं। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दोनों बातें करेक्ट। इन्होंने सन्यास के विचार को ठुकरा दिया और आम गृहस्थ की तरह जरूरतमंदों की सेवा करने को ही सच्चा भक्ति इन्होंने माना। ये भी क्वेश्चन पेपर में एक एक लाइन से पूछा गया है। चोखा मेला का संबंध उस समय अप्रस्त समझी जाने वाली महार जाति से था। करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी चारों आपके ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने आप लोग देख सकते हैं, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संत के बारे में। 13वीं से 17वीं शताब्दी में कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया था। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। ये दोनों बातें आपकी कैसी हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। पेपर में अन्य क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जानते हैं? तो अभंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, किस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का विकास अत्यधिक सीमित है, बहुत कम है? शीतोष्ण, टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय या भूमध्य सागरीय प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ना, जो कि बहुत ठंडे क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति का विकास है वो अत्यधिक सीमित है, बहुत कम है, ठीक है ना। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र आप सभी को पता है, यहाँ पर खट्टे फल पाए जाते हैं। खट्टे फल की खेती सर्वाधिक की जाती है
जैसे अंगूर हो गया, अंगूर है, संतरा है, ठीक है ना। और अंगूर की शराब भी यहाँ पर बनाई जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, ये फेमस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टुंड्रा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है गुरु नानक देव जी और सिख परंपरा के संदर्भ में। यहाँ पर गुरु नानक का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, सिख परंपरा भी एक क्वेश्चन में पूरी समाहित हो जाएगी। गुरु नानक द्वारा स्थापित आरंभिक उपासना स्थल को धर्मसाल कहा जाता था, जिसे आज गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरुद्वारा को पहले धर्मसाल के नाम से जाना जाता था, ठीक। गुरु अंगद ने अपनी कृतियों के साथ साथ बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में लिपिबद्ध या संकलित किया। ये दोनों बातें करेक्ट हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट पता चल गया। गुरु नानक ने ईश्वर की एकता और जाति पाति को त्याग दिया, अर्थात जाति पाति के त्याग पर बल दिया। यहाँ पर भी सारी बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए आरंभिक विहार शरण स्थल जो बनाए गए थे वो आरंभिक स्थल लकड़ी के बनाए गए थे, और बाद में जो शरण स्थल थे वो पत्थर को काट करके बनाए गए थे, फिर बाद में पक्की ईंटों के भी बनाए गए थे। लेकिन आरंभिक अर्थात प्रारंभ में लकड़ी के सबसे पहले रुकने के लिए विहार या शरण स्थल बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छोटा दिखाई पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ कथन और कारण। जैव मंडल बायोस्फीयर पृथ्वी का वह संकरा क्षेत्र होता है जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों मंडल जहाँ पर मिलते हैं, स्थल भी मिल जाए, जल भी मिल जाए, वायुमंडल भी मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? जैव मंडल। बायोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है, जैव मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। पहला कथन करेक्ट है क्योंकि ये तीन चीज़ें स्थल, जल और वायु, सभी प्रकार का जीवन, वनस्पति, वन्य जीव केवल इसी संकीर्ण क्षेत्र में ही संभव हैं। हम भी इसी क्षेत्र में रह सकते हैं। तो दोनों बातें करेक्ट, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक अगला क्वेश्चन देखो, सूफी मत और शब्दावली के संदर्भ में यहाँ पर युग्म दिए गए। खान कहा सूफी संतों का विश्राम स्थल जहाँ पर ये बैठकों का आयोजन करते थे, करेक्ट। जिक्र, ईश्वर के नाम का निरंतर जाप या स्मरण करना जिक्र कहलाता है। रक्स, सूफी संतों का आध्यात्मिक नृत्य रक्स कहलाता है। यहाँ पर भी बातें आपकी चारों करेक्ट हो जाएंगी। अगला देखो, यहाँ पर कहता है ह्वेन सांग के बारे में। ह्वेन सांग 1400 वर्ष पहले हर्ष के दरबार में आया था। हर्ष और ह्वेन का नाम हा अक्षर से शुरू होता है, तो आप लोग समझ जाना हर्ष के टाइम में आया था, ठीक। हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेन सांग आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 19वीं और 20वीं शताब्दी में मुस्लिम महिला शिक्षा सुधारकों के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं? मुमताज़ अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। डायरेक्ट क्वेश्चन इस लाइन से सिंपल सा बन चुका है। तो पहला तो कथन यहाँ पर करेक्ट है ही। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल भी खोले, करेक्ट। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया ने धार्मिक नेताओं की संकीर्ण और रूढ़िवादी सोच की कड़ी आलोचना भी की। यहाँ पर भी चारों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये लाइनें, तत्व हैं, इनको समझ लेना, पेपर में यही काम आपके आएगा, अलग से नहीं आएगा। दक्षिण भारत के बाहर अलवार संतों के भक्ति गीतों का अलवार की बात की गई है। अलवार का गीत कौन सा है? दिव्य प्रबंधम है। तेबरम और तिरुवाचकम किसका है? नयनार का है, नयनार संतों का। ये भी याद रखना, पेपर में बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिकथन, पंडिता रमाबाई ने पुणे में या पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। रमाबाई कौन थी? पंडिता रमाबाई से बहुत सारे पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इन्होंने क्यों स्थापना की थी विधवा गृह की, उसका कारण क्या है? वे उन बेसहारा महिलाओं को सुरक्षित आश्रय और आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहती थी, जो ससुराल में प्रताड़ना झेल रही हैं, जो कष्ट झेल रही हैं, पतियों के द्वारा सताया जा रहा है, उनके लिए इन्होंने विधवा गृह की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में की थी, ठीक। बात क्लियर हो गई। और रमाबाई से कई सारे पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं, इनके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ आपको कंप्लीट। यहाँ पर कुछ बातें आप लोग जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महिला है आपकी मुमताज़ अली, है ना, सुधारक है। कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। यहाँ से अभी क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा। एक और महिला है आपकी
और यहाँ पर ये लाइन इम्पोर्टेंट थी जहाँ से एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये वाली। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल या विद्यालय खोले, ये पहली लाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ठीक, ये भी बात इंपॉर्टेंट हो गई। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बात है ताराबाई शिंदे की, पूना में रहकर घर पर शिक्षा प्राप्त की, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिखी। इस किताब में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों या फर्कों की आलोचना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह लाइन है, याद कर लेना, पेपर में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट महिला है बहुत ही अच्छी, पंडिता रमाबाई, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और संस्कृत की विद्वान पंडिता रमाबाई, विदुषी महिला, संस्कृत की महान विदुषी पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है उनकी। रमाबाई ने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी। हाई कास्ट वुमेन किताब किसकी है? पंडिता रमाबाई की है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन किताब। और इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वाले अत्याचार को झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी और इनको कुछ ना कुछ सिखाया जाता था। अब रही बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन ये भी पूछा गया पेपर में। और भोपाल की बेगमों ने स्कूल खोले, पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नामक की किताब की रचना की। ये मैंने आपको लाइनें सारी बता दी। ऐसे भी क्वेश्चन कथन कारण वाले पेपर में पूछे गए, ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। पुणे में विधवा गृह की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने की, ये भी बात क्लियर हो गई। और एक मिलान वाला क्वेश्चन लगे हाथ सोल्व कर लो। ताराबाई शिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी। पुणे में विधवा गृह की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले और रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इंपॉर्टेंट। ठीक, मुमताज़ अली से क्वेश्चन आया कि कुरान की आयतों का हवाला देकर कहा कि शिक्षा का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, आ चुका क्वेश्चन। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट वाले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, निम्न जाति की महिलाओं पर नहीं लिखी थी बल्कि ऊंची जाति की महिलाओं पर लिखी थी, इसलिए आपका सी यहाँ पर गलत है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब अभी लेटेस्ट पेपर में आया क्वेश्चन, ताराबाई शिंदे। जितने भी मित्र यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं, मैं उन सभी से कहूँगा अंतिम पेपर का दौर है, तो आप लोग ये नोट्स लेकर के खुद से रिवीजन कर लो। 5 से 6 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा। नोट्स कैसे लेना है, दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।